गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की चल रही है। तो इसमें हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, देन यहाँ पे सबमरीन इन इंडिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे कि पैंगोंग शो है, एक्सरसाइजेज जो भी न्यूज़ में रहे हैं, आईएनएस सूरत और आईएनएस यहाँ पे उदयगिरी और आईएनएस निर्देशक के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, वो भी सिक्योरिटी की। तो ये है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो चलिए समझते हैं पहले ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली आर्मी चीफ है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कंसल्टेशंस है, ये कंप्लीट है और साथ ही साथ अब फाइनल कंपाइलेशन के प्रोसेस में है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि लास्ट ईयर मैंने एक आर्टिकल लिया था जिसमें ये इस तरीके की यहाँ पे बनाई जा रही है कि एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होना चाहिए। तो 2018 में ये आइडिया निकल कर आया, वो भी यहाँ पे हमारे जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि एक यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसमें कि आप देखो कि 4 मेजर स्टडीज़ यहाँ पे इनिशिएट किया गया था। सबसे पहला है कि आर्मी की जो हेडक्वार्टर है उसको रीस्ट्रक्चर करना है। सेकेंड है कि फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाया जाएगा। साथ ही कैडर रिव्यू करना है ऑफिसर्स का। साथ ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जो अदर रैंक्स के हैं उनको यहाँ पे रिव्यू करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखो ब्रिगेड साइज जो अजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस है, जो कि हम लोग देखो स्विफ्टली यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं अगर कोई भी एडवर्स कंडीशंस आता है। इसका ऑब्जेक्टिव बस यही है कि यहाँ पे फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिथल और सूटेबल बनाना है, जिससे कि आगे चलकर अगर किसी भी तरीके का वॉर होता है तो हमारे जो यहाँ पे आर्मी यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स है, वो तीनों मिलके एक साथ काम कर सकें। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इनका, तो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले ये थ्रेट कहाँ पे ज़्यादा डर है, कैसी टेरेन है और क्या टास्क है, इन तीनों के बेसिस पे यहाँ पे इनको काम दिया जाएगा। 3 T's पे ये काम करेंगे। साथ ही ये आप देखो कि 12 से 48 आवर्स के विदिन जो है ये मोबिलाइज भी करेंगे। और अगर हम लोग देखें तो इस ग्रुप के बारे में, तो ये ब्रीगर होंगे, यानी कि बड़े होगा ब्रिगेड से। ब्रिगेड में आप देखो 3000 से 3500 रहते हैं, बट एक डिवीज़न से कम होगा। डिवीज़न में आप देखो कि कितने यहाँ पे रहते हैं, तो 10,000 से 12,000, ठीक है, तो इससे बड़ा होगा। साथ ही हर एक जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है ये आपका मेजर जनरल के द्वारा हेड किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आप देखो इन्फेंट्री है, आर्म्ड यहाँ पे टैंक रेजिमेंट्स है, आर्टिलरी है, अनमैन्ड यहाँ पे एरियल व्हीकल्स है, कॉम्बैट इंजीनियर्स है, सिग्नल्स है। तो ये सब जो है इस सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही ये डिफेंसिव भी होगा, ऑफेंसिव भी होगा, इन दोनों को यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारे डिफेंस सेक्टर्स जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। इससे एक जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है इसमें इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा हो पाएगा। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहने का क्या मतलब है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, इसमें आप देखो स्विफ्टली डिप्लॉय किया जाएगा जितने भी ट्रूप्स है, वो भी वेस्टर्न बॉर्डर में। और साथ ही साथ ये जो डॉक्ट्रिन है इसका एम है कि जो इंडियन फोर्सेस है वो यहाँ पे एक सस्टेन्ड अटैक जो है वो कंडक्ट करेंगे। वाइल जब भी यहाँ पे न्यूक्लियर रिटेलिएशंस, जब भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अटैक किया जाता है, तो उस समय भी हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि आप देखो कि फास्टर प्यूनिटिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस ले पाएंगे। कहीं से भी अगर अटैक हो, जैसे आप देखते हो कि वेस्ट में हमारे जो है यहाँ पे पाकिस्तान है, ईस्ट में आप देखो कि चाइना है, तो कहीं से भी अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम लोग फास्ट तरीके से यहाँ पे अटैक कर पाएंगे अगर हम लोग जो है इंटीग्रेटेड बैटालियन ग्रुप लेकर चलते हैं। मोबिलाइजेशन है, यानी कि आप देखो कि बेटर तरीके से ये एग्जीक्यूट भी करेंगे। रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है इस 3 T's में, तो ये बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, इसके फ़ायदा आपने देख लिया। अदर सिमिलर स्टेप्स क्या लिया जा रहा है कि एक तो बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। इसका एम है कि जो कम्बैट यूनिट है, यानी कि आर्म्ड हो गया, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, इन सबको यहाँ पे एक जगह पे आपका एक यूनिट बनाया जाएगा। साथ ही एक सेकंड है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। इट मीन्स कि जो डिफेंस फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। किस सेक्शन में, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर क्राइम को कंट्रोल करना और डिटेक्ट करना, यानी कि मान लीजिए कि गलत तरीके से अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, किसी भी तरीके से सामान का यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह हो रहा है, या लोगों की तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो इन सब जगह पर आप देखो कि यहाँ पे काम किया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड QIT लाया गया है। इट मीन्स कि बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT है। तो यहाँ पे क्या है कि एक टेक्निकल सिस्टम को इंस्टॉल करना है। इस
इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे क्या होगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा कि इंडो बांग्ला बॉर्डर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स लगाकर जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सके, डिटेक्ट कर सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें आज के डेट में अपनी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि 2 फ्रंट वॉर है, एक जगह हमारा पाकिस्तान है और दूसरी जगह आप देखो ईस्ट में चाइना है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी का अगर एम देखें तो यही है कि जो क्रॉस स्पेक्ट्रम है, चाहे न्यूक्लियर हो, कन्वेंशनल हो, काउंटर हो, तो इन सब में इसको यहाँ पे मीन्स हमारे पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम लोग वॉर में फ़ाइट कर सकें। मॉडर्नाइजेशन है, जो आर्मी है इसको यहाँ पे मॉडर्न वेपन्स के साथ और वेपन सिस्टम के साथ इक्विप यहाँ पे होना ज़रूरी है, जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस और ऑटोमेशन से जो है इसको सपोर्ट किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जिससे कि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है डिफेंस फोर्स में और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इसको इम्प्रूव कर सके। मल्टी डायमेंशनल रोल की ज़रूरत है कि हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड्स जो है उसको डील कर सकें और मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ जो है वो इंश्योर कर सकें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है, तो इसके बारे में हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जो कि है सबमरीन इन इंडिया। रिसेंटली फ्रांस की नेवल ग्रुप जो है उनके द्वारा डिक्लाइन कर लिया गया है, जो यहाँ पे नेवी का P-75 यानी कि हमारा जो P-75 प्रोजेक्ट था उसमें एक यहाँ पे देखिए डिक्लाइन कर लिया गया है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है और यहाँ पे क्या बातें की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिपेंडेंट जो प्रपोल्सन सिस्टम है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे बनेगा ही। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्सन सिस्टम ये एक टेक्नोलॉजी है कन्वेंशनल के लिए। इट मीन्स कि जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है, सबमरीन देखिए आप 2 तरीके से चलता है, एक तो न्यूक्लियर से चलता है और दूसरा जी कि डीजल से चलता है। तो डीजल जो यहाँ पे सबमरीन होते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियर सबमरीन के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। साथ ही अगर हम लोग देखें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन जो है ये कन्वेंशनल सबमरीन्स को अलाउ करता है कि वो सबमर्ज रहे, पानी के अंदर लंबे समय तक यहाँ पे रह सकता है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आप देखो कि अगर जैसे जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है ना, वो लंबे समय तक आप देखो कि हमेशा वो पानी के अंदर ही रहते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ आपको डीजल सबमरीन में देखने को मिलेगा कि वो टाइम टू टाइम ऊपर आते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट जो सिक्योर्ड यहाँ पे सबमरीन कहा जाता है वो न्यूक्लियर सबमरीन ही होते हैं। ओके, तो AIP अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। और फ्यूल सेल बेस्ड जो यहाँ पे AIP है, इनका मेरिट है परफॉर्मेंस जो भी यहाँ पे अदर टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जाता है उसके बेसिस पे, फाइन। तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है P-75I और P-75 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले P-75 था, फिर P-75I आया। एक्चुअली ये 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान रहा है, जो हम लोग यहाँ पे 30 साल से चला रहे हैं और 2030 में ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक मेजर बूस्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ होगी हमारे यहाँ के सबमरीन की। साथ ही अगर देखें तो इससे जो डिपेंडेंसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा सबमरीन वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा। ग्रेटर हम लोग यहाँ पे सेल्फ रियलाइंस यानी कि आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और बाय द टाइम अगर P-75I देखें तो ये कंप्लीट होगा 30 ईयर्स प्रोजेक्ट के तहत। और इंडिया में आप देखो 6 डीजल इलेक्ट्रिक जो 6 AIP पावर्ड और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो है ये बनाए जा रहे हैं और अब तक ये बनाए गए हैं। P-75 को 2005 में ये आपका साइन किया गया था और नेवल ग्रुप के साथ, जब यहाँ पे DCNS कहा गया रहा था। और फिर उसके बाद आप देखो फर्स्ट जो है कालवरी क्लास जो स्कॉर्पिन क्लास यहाँ पे सबमरीन है वो ये प्रोजेक्ट के तहत 2017 में कमीशन कर दिया गया। इसके तहत आप देखो 6 सबमरीन जो स्कॉर्पिन क्लास का है, जिसे डीजल यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। 4 इसमें से क्या है, कालवरी, खांदेरी, खरंज और वेला है, जो कि ऑलरेडी डिलीवर कर चुका गया है यहाँ पे नेवी और कमीशन भी हो गई है। साथ ही INS वागीर और वाक्षीर बचा है, तो वाक्षीर को कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कमीशन कर दिया जाएगा, फाइन। तो इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग सुपर सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर देखें और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन देखें और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन देखें तो तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले सबमर्सिबल अगर शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर की बात करें तो नेवी की जो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इसको हम लोग बूमर्स भी कहते हैं। तो ये एक अनडिटेक्टेबल लॉन्च प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप देखो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को अगर हम लोग एक सबमरीन से लॉन्च करते हैं तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि स्टील्थ के लिए और प्रिसाइज डिलीवर, यानी कि जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड ये बेटर तरीके से डिलीवर कर सके।
इंडिया में आप देखो एक यहाँ पे न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, यानी कि INS अरिहंत जो है वो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। सेकंड जो है वो S3 सीरीज़ का है और INS अरिहंत है। और अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड अटैक देखें तो ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जिसमें कि आप देखो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इसको रखा गया है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, ये अगर हम लोग देखें तो अनपैरेलल्ड यहाँ पे स्टिल्थ है, जैसे कि ये इंटेलिजेंस वगैरह या फिर सर्विलांसेस है या फिर कोवर्ट डिप्लॉयमेंट है, तो ये सब कम कर सकते हैं। 6 कंट्री है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, UK, US, चाइना, रशिया, इंडिया और फ्रांस है। ठीक है, हमारे यहाँ एक यहाँ पे आप देखो कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, INS चक्र 2। फाइन। डीजल अगर हम लोग देखें तो दे हैव 2 और मोर डीजल इंजन्स होती है। डीजल इलेक्ट्रिक जो अटैक सबमरीन है, ये कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, यानी कि एक जो इंजन है वो यहाँ पे प्रोपेलर होता है और दूसरे जो है वो जनरेटर होता है। जो बैटरी कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो इसमें अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा कि डीजल कितने लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है, और इसको ईजिली जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 50 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। 4 जो है ये आप देखो कि शिशुमार क्लास का है जर्मनी से, और 8 जो है ये किलो क्लास का है। 3 जो है वो कालवरी क्लास का जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, वो भी यहाँ पे आपका डीजल इलेक्ट्रिक में आता है। हमारे लिए सबमरीन कितना इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले आप देखो कि हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि सदर्न पोर्शन है, यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, इंडियन ओशन वाला रीजन है, ये आप पूरे समुद्र से देख सकते हो। तो अगर हमारा सबमरीन रहेगा तो हम लोग बेटर तरीके से सर्विलांस कर पाएंगे इस एरिया में। डिटरेंस क्रिएट होगा, यानी कि जो दूसरे देश है उनको लगेगा कि नहीं, जो समुद्री जगह है यानी कि पानी के तरफ से, इंडियन ओशन की तरफ से हम लोग इंडिया में इंटर या अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डर बना रहेगा कि हाँ सबमरीन यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया का। रिस्पॉन्सिवनेस है, अगर किसी भी तरीके का अटैक वगैरह भी होता है तो चलिए सबमरीन है जो कि बेटर तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। ऑपरेशनल इंटरेंस है, यानी कि सबमरीन्स जो है इफेक्टिव होंगे कोई भी ऑपरेशंस को कम्बैट करने में। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, हाई ऑपरेशनल इंटरेंस होगा। ठीक है, साथ ही अगर देखें लेकिन इंडिया के जो नेवल बिल्डअप है उसके साथ इशू है। सबसे पहले आप देखो कि हमारे यहाँ क्रंचेस ऑफ मनी होता है, जिसके कारण डिले होता है और एज्ड फ्लीट हो जाता है। INS कालवरी के बाद आप देखो कि रिसेंटली जो है ये यंगेस्ट कन्वेंशनल सबमरीन्स यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। INS यहाँ पे सिंधु रक्षक है, एक रशिया की ओरिजिन किलो क्लास यहाँ पे सबमरीन है। INS कालवरी है जो कि यहाँ पे 8 ईयर्स इनको लग गया बनाने में और 5 साल लग गया इनको कंडक्ट करने में। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। अकूला क्लास सबमरीन है जो कि INS चक्र है, ये हमने रशिया से लीज़ पे लिया था और ये ओनली फॉर ट्रेनिंग इंडियन सेलर्स के लिए है। यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ ऐसे भी सबमरीन हमारे पास है। लिमिटेड इंटरेंस है, अगर इंडियन सबमरीन्स की बात करें तो इसमें इंटरेंस लो है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। INS अरिहंत की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कि शॉर्ट रिफ्यूलिंग साइकिल वगैरह भी है। और लैकेडेशिकल डेवलपमेंट है, यानी कि काफ़ी तरीके की लैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे देश में, फंडिंग की कमी है यहाँ पे, सिर्फ 15% जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो नेवी पे ही खर्च होता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें अपने देश में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग अपने देश की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट कर पाएंगे। हमारे यहाँ का सर्विलांसेस इन्हेंस हो पाएगा, यानी कि सरफेस और एयर सर्विलांसेस जो है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप के द्वारा इन्हेंस हो पाएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है इंडस्ट्री में। साथ ही कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इट मीन्स कि मैरी टाइम जो सिक्योरिटी कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाएगा बिटवीन इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इंटरनेशनल कॉपरेशन है, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग जो है यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट को इन्हेंस करें विथ नेवल पावर, जैसे कि रशिया, USA है, इन सब के साथ मिलकर। ओके, सो ये रही सबमरीन के बारे में पूरी डिटेल। आप देख सकते हो इंडिया का हिस्ट्री बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे यहाँ पे सबमरीन को एक्वायर किए। तो 1967 में हम लोग फर्स्ट सबमरीन हमें मिला था INS कालवरी। 1971 में सबमरीन जो है वो यहाँ पे वॉर में इसको यूज़ किया गया था। 1981 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था जर्मन के साथ, और रशिया ने ऑफ़र किया था 1986 में इंडिया का, जो कि फर्स्ट किलो क्लास यहाँ पे सबमरीन है। 1987 में इंडिया का फर्स्ट SSN मिला है, यानी कि सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर मिला है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उनके द्वारा 30 ईयर्स प्लान यहाँ पे अप्रूव किया गया। और फिर 2016 में हमारा फर्स्ट यहाँ पे सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर INS अरिहंत निकल कर आया। फिर 2019 में हमने यहाँ पे SSN के लिए यहाँ पे जो चक्र 3 है उसके लिए एग्रीमेंट साइन किए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सबमरीन इन इंडिया। तो इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, इसमें आपका जो भी सबमरीन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पैंगोंग शो। तो पैंगोंग शो जो कि हाई ग्रासलैंड लेक है टिबेटन वाले रीजन में,
ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जो कि 4350 मीटर में ये सिचुएटेड है, हिमालयन रीजन जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर में है। ये हिंडोहॉरिक लेक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आउटफ्लो नहीं है एक्सटर्नल बॉडी ऑफ वाटर जैसे कि रिवर, ओशन, इस लेक से जो है और भी कनेक्शन नहीं है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसको यहाँ पे चेंज कलर भी कहा जाता है कि काफ़ी टाइम ये अपना कलर भी चेंज करता है, समटाइम्स इट अपीयर्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और इसके बाद पैंगोंग शॉ अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये हमारा फिंगर 4 के नियर बाई है एंड चुसुल रेंज के अबव है। देन आते हैं एक्सरसाइज जो भी न्यूज़ में रहा है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है, इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है। देन एक्स बोंगो सागर है, 3rd एडिशन है यहाँ पे इंडियन नेवी का। INS सूरत और INS उदयगिरी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2 यहाँ पे वॉरशिप लाया गया है इंडियन नेवी के लिए। सूरत जो कि 4th शिप है यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के तहत। और उदयगिरी की बात करें तो 2nd ये स्टिल्थ फ्रिगेट है P-17A क्लास का। और साथ ही साथ अगर देखें INS निर्देशक है तो INS निर्देशक ये 2nd है, 1st यहाँ पे संधायक था 4 सर्वे वेजल्स प्रोजेक्ट का जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मेन रोल इस तरीके के शिप्स का होता है कि फुल स्केल कोस्टल को ये देख सकते हैं और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी कर सकते हैं किसी पोर्ट का या नेविगेशनल चैनल का। तो ये इस तरीके के जो शिप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें जो टास्क है वो मल्टी डायमेंशनल टास्क ही कर भी सकते हैं। फाइन, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी पार्ट जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो और भी लेसन को यहाँ पे देखने के लिए डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।